हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लूप्स। आज हम बात करेंगे लूप्स के बारे में। लूप्स क्या होता है? सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम लूप्स की बात कर रहे हैं। लूप होता क्या है? अगर हम बात करें कि लूप्स यानी कि कंटिन्यू अगर आपको कोई काम कराना है तो वो आप किससे कराएंगे? आप जो है लूप से कराएंगे। बेसिकली लूप का मतलब ये है कि अगर आप एक काम को एक से ज़्यादा बार कराना चाहते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे लूप्स कहते हैं। लूप्स के अंदर चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1 इनिशियलाइजेशन, या फिर आप कह सकते हैं डिक्लेरेशन। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने इनिशियलाइजेशन के नीचे लिखा हुआ है i = 0 और स्लैश लगा के मैंने लिखा है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कराना। आपने कहा इंटीजर i नाम का एक वेरिएबल है और हमने उसे डिक्लेयर कर दिया। दूसरी चीज़ आती है टेस्ट, आपकी टेस्टिंग। टेस्ट कंडीशन भी बोलते हैं, टेस्टिंग भी बोलते हैं। टेस्ट कंडीशन और टेस्टिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने जो वेरिएबल्स लिए हैं और उनके अंदर जो वैल्यू है वो किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। सेकंड नंबर पे मैंने लिखा है टेस्टिंग। जैसे मैंने कहा कि i < 10, i की वैल्यू या तो 10 होगी या 10 से छोटी होगी, और अगर वो 10 से छोटी है या 10 है तो वो आपका लूप कंटिन्यू काम करता रहेगा। थर्ड नंबर की चीज़ यहाँ पर आती है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पर होता है कि आपने क्या स्टेटमेंट आपका प्रिंट कराया हुआ है। प्रिंटिंग स्टेटमेंट आपका क्या है? जैसे कि आपने i की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करा रखा है, ये आपका प्रिंटिंग स्टेटमेंट थर्ड नंबर का होता है। पहले मैंने आपको बताया इनिशियलाइजेशन या डिक्लेरेशन, दूसरा बताया मैंने टेस्ट कंडीशन, और तीसरा बताया मैंने आपको स्टेटमेंट। चौथा और जो सबसे लास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप बात कर रहे हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने की। इंक्रीमेंट करने का मतलब होता है प्लस प्लस। अगर आपको इसमें कोई वैल्यू को इंक्रीज़ कराना हो तो आप एक बार प्लस कर देंगे तो वैल्यू आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर आपको डिक्रीज़ कराना हो तो आपको 2 बार माइनस माइनस यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो आपकी वैल्यू क्या कर जाएगी? डिक्रीज़ कर जाएगी। अब इंक्रीमेंट के नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है? 1 लिखा हुआ है। नंबर 1 पे हमने लिखा a = 10 और उसके नीचे लिख दिया मैंने a++। देखिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दो तरीके का होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। सबसे पहले हम लोग पोस्ट की बात कर रहे हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि बाद में इंक्रीमेंट करना। जैसे कि आपने लिखा a = 10 और फिर आपने लिखा a++। का मतलब है कि हम बाद में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो आप देखेंगे a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। और अगर यही काम हम डिक्रीमेंट के साथ करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं डिक्रीमेंट के नीचे मैंने लिखा हुआ है a = 10, a माइनस माइनस, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा आपका a का वैल्यू। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि मैंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट प्री में किया है। हमने नीचे लिखा हुआ है a = 10 और उसके बाद लिखा हुआ है ++a। तो इसमें क्या है? हमने प्री इंक्रीमेंट किया है। प्री इंक्रीमेंट में भी आपकी वैल्यू का इंक्रीमेंट ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आपने वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया, कितना वैल्यू हो गया? 11। आपने डिक्रीमेंट भी सेम ऐसे ही करा, a = 10 माइनस माइनस a, तो उसके बाद आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। देखिए ध्यान से कि आप अगर पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं तब भी वैल्यू का इंक्रीमेंट हो रहा है, और आप डिक्रीमेंट कर रहे हैं तब भी वैल्यू का डिक्रीमेंट हो रहा है। बट प्री और पोस्ट में आप पहले लगा ले या बाद में लगा ले, वैल्यू पे फ़र्क पड़ेगा। बट एक अलग बात है, अब आप देखेंगे बोर्ड के राइट साइड में, आप देखिए टॉप में मैंने लिखा हुआ है a = 10 और उसके बाद मैंने लाइन लिखी है b = a+b। इसका क्या मतलब है? देखिए जो a की वैल्यू है 10, ठीक है, वो पहले b में पहुंचेगी और उसके बाद उसका पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, यानी कि a की वैल्यू सबसे पहले b में जाएगी और उसके बाद उसको पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, यानी कि a की वैल्यू 11 हो जाएगी, पर जो b की वैल्यू है वो कितनी रहेगी? वो आपकी b की वैल्यू 10 रहेगी। ऐसे ही आप नीचे की तरफ चलिए, आपने लिखा a = 10 और उसमें लिखा है आपने b = ++a। तो इस बार क्या होगा? पहले इंक्रीमेंट होगा a की वैल्यू में, a की वैल्यू 11 हो जाएगी और वो फिर 11 वैल्यू b में स्टोर हो जाएगी, यानी कि a की वैल्यू 11 और b की वैल्यू भी 11।
अब आप आगे देखेंगे a इक्वल्स टू 10 लिखा हुआ है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने कहा b इक्वल्स टू a माइनस माइनस। अभी क्या होगा, a की जो वैल्यू है 10 है तो वो कहाँ पहुँच जाएगी, b के अंदर चली जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, a में डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, a इक्वल्स टू 9 और b की वैल्यू कितनी रहेगी, जो 10 वैल्यू थी हमारी a की। फिर हमने आगे किया इसको, अभी ये पोस्ट इंक्रीमेंट में किया, अब हम इसको आगे करेंगे प्री इंक्रीमेंट में। हमने कहा a इक्वल्स टू 10, फिर मैंने कहा b इक्वल्स टू माइनस माइनस a। अभी क्या है, a की वैल्यू कितनी थी 10, तो सबसे पहले a की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा, और डिक्रीमेंट होने के बाद a की वैल्यू में 9 हो जाएगा, और जब वैल्यू 9 हो जाएगी तो वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी, b के अंदर पहुँच जाएगी। तो इससे क्या होगा, a की वैल्यू 9 हो जाएगी और b की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब फर्दर एक क्वेश्चन करेंगे, अब देखते हैं लूप्स हमारे कितने टाइप्स के हैं इसके अंदर। अब हम इसके अंदर टाइप्स ऑफ लूप की बात करेंगे। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ लूप में, जो हमारे पास लूप्स हैं वो 3 तरीके के लूप हमारे पास होते हैं। पहला हमारे पास है फोर लूप, दूसरा हमारे पास है वाइल, और तीसरा लूप होता है डू वाइल का। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि फोर का जो सिंटेक्स है वो क्या होता है। देखिए मैंने इसमें कुछ नंबर्स लिख रखे हैं 1 2 4, और उसके बाद आप देख रहे हैं नीचे की तरफ 3 लिखा हुआ है। मैंने एरो बना रखे हैं। 4 का सिंटेक्स देखिए, 4 लिखा, ब्रैकेट लगाया, उसके बाद हमने लिखा 1, फिर सेमीकोलन लगा दिया। 1 के बाद हमने लिखा है 2। 1 के बाद हमारी जो कंडीशन है, मतलब 1 क्या है, आपका इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइजेशन के बाद सेकंड नंबर पे जाएगा, और सेकंड नंबर पे जाने के बाद वो कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है, यानी कि मैंने टी लिखा हुआ है वहाँ पर, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो थर्ड वाले ऑप्शन पर चला जाएगा। थर्ड वाले ऑप्शन पर जाने के बाद, थर्ड क्या था, स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन था। स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन करने के बाद वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा 4 नंबर पे। 4 नंबर क्या था, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट था हमारा, इंक्रीमेंट करेगा या फिर डिक्रीमेंट करेगा, और उसके बाद वो 4 नंबर से फिर से हमारी थर्ड वाली पोजीशन पर, सेकंड वाली पोजीशन पर चला जाएगा। अब सेकंड पे जाने के बाद वो फिर से कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो थर्ड पे जाएगा, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो वो आपके लूप से बाहर चला जाएगा। आप देखेंगे एक एरो मैंने बाहर की तरफ बनाया हुआ है, फॉल्स कंडीशन होने पर तो वो लूप बाहर की तरफ चला जाएगा। एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं इसका, ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा। फिर एक कोड देखेंगे हम यहाँ पर, हमने इसमें फॉर लूप का इस्तेमाल किया है। आपका एक क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले 1 to 100 काउंटिंग विद यूजिंग फॉर लूप। आप क्या करेंगे, इसमें फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पर 1 से 100 तक आपकी काउंटिंग को डिस्प्ले कराना है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 हेडर फाइल लगाई। सबसे पहली हेडर फाइल है stdio.h और दूसरी हेडर फाइल है आपकी conio.h। उसके बाद आप अपना मेन मेथड बनाएंगे। यहाँ पर मेन मेथड में आप क्या काम करते हैं, कंपाइलर यहीं से इन करने का काम करता है और आपका कंपाइलर यहीं से आउट करने का काम करता है। सबसे पहली बात, आपने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, उसके बाद आपने डिक्लेरेशन किया। इंटीजर आई नाम का एक वेरिएबल है जो कि आपके लूप चलाने में आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद आपने अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद आपने क्या किया, फॉर लूप चलाया। फॉर लूप में सबसे पहली चीज़ होती है इनिशियलाइजेशन या फिर डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन हम लोग यहाँ पर ऊपर पहले कर चुके हैं, इंटीजर आई, और अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, फॉर लूप के अंदर आई इक्वल्स टू 1। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दी आई की वैल्यू 1। देन आगे बढ़े, यहाँ पर हमने एक कंडीशन दे रखी है, टेस्ट करने के लिए कंडीशन दे रखी है, आई छोटा है या बराबर है किसके, 100 के, यानी कि आई की वैल्यू 1 से लेके 100 तक एग्जीक्यूट करेगी। अगर 1 से लेके 100 के बीच में या 100 तक रहेगी तो वो आपकी कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। देन उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, आई प्लस प्लस किया हुआ है। उसके बाद प्रिंटिंग स्टेटमेंट में हमने आई की वैल्यू को प्रिंट कराया। देखिए आई की वैल्यू को कैसे प्रिंट कराया, प्रिंटएफ लिखा, ब्रैकेट लगाया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई इक्वल्स टू %d लिखा। %d लिखने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, /t लगा दिया। /t क्या करेगा, टैब का काम करेगा आपका /t, और आपकी जो आई की वैल्यू है उसको वो डिस्प्ले कराता रहेगा। %d ये डिनोट कराएगा कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है या किस टाइप की वैल्यू है। तो सबसे पहले क्या होगा, आई में 1 डाला, उसके बाद कंडीशन चेक होगी कि 1 छोटा है बराबर है 100 से। उसके बाद आपका प्रिंटिंग स्टेटमेंट आएगा। आप आउटपुट पे ध्यान दीजिए अब। तो सबसे पहला आउटपुट आएगा आई इक्वल्स टू 1।
देखिए i=1 जब मैंने यहाँ पर आउटपुट में लिखा तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा गैप दिया i=2 लिखने से पहले। ये जो /t है ये आपका गैप मेंटेन करने का काम करेगा। देन उसके बाद आपकी जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है वो आगे बढ़ेगी और i++ करेगी, यानी कि वो इंक्रीमेंट कर देगी। इंक्रीमेंट करने के बाद आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी वैल्यू हो जाएगी 2। देन फिर आप टेस्टिंग पर पहुँचेंगे, i छोटा है या बराबर है 100 के, तो कंडीशन ट्रू आ जाएगी क्योंकि 2 है उसकी वैल्यू i की। कंडीशन ट्रू आने पर वो फिर से प्रिंटिंग स्टेटमेंट में जाएगा। प्रिंटिंग स्टेटमेंट में जाने के बाद वो प्रिंट करेगा i की वैल्यू 2 और उसके बाद फिर से जो /t दे रखा है वो गैप मेंटेन कराएगा। ऐसे फर्दर कंटिन्यू करते हुए आपकी वैल्यू 1 से लेके 100 तक डिस्प्ले होगी। आप ध्यान देंगे जब आपकी स्क्रीन ये चलेगी तो 1 से लेके 10 तक वैल्यू एक लाइन में आएंगी, फिर उसके बाद फर्दर 10 वैल्यू एक लाइन में आएंगी और इस तरीके से करते हुए 1 से लेके 100 तक की आपकी वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। देन जब आपका वैल्यू i की वैल्यू 100 के बाद 101 यानी कि 101 हो जाएगी, तब वो आपकी टेस्ट करने के लिए जाएगा कंडीशन में जाने के बाद i की वैल्यू देखेगा कि 101 छोटा है या बराबर है 100 से, तो वो कंडीशन को फॉल्स मिलेगी। कंडीशन उसको जैसी ही फॉल्स मिलेगी तो वो आपके लूप से बाहर आ जाएगा और वो getCH पर पहुंचेगा। getCH क्या काम करेगा, एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा, यानी कि आपकी स्क्रीन को होल्ड करवा के रखेगा और जैसे ही आप अपनी स्क्रीन से अपने कीबोर्ड से अपनी स्क्रीन पर कोई बटन प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम या आप प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। आप ध्यान देंगे आपका आउटपुट कैसे आएगा, 1 से लेके 100 तक की वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाएंगी सारी की सारी। ठीक है, आज के लिए इतना ही इस वीडियो के अंदर। आगे हम फर्दर नेक्स्ट लूप को कंटिन्यू करेंगे और उसके कुछ प्रोग्राम्स